हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी साहित्य की क्लास के अंतर्गत कहानी मधुआ का अध्ययन करेंगे। मधुआ कहानी को लिखने वाले कहानीकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो कहानी के बारे में जानने से पूर्व हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ बातों का अध्ययन कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद, तथा इनकी माता का नाम मुन्नीबाई था। जब जयशंकर प्रसाद जी केवल 12 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात कुछ समय बाद ही इनकी माताजी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। इनके पढ़ाई लिखाई तथा सारा खर्चा जो है इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने उठाया था, लेकिन किन्हीं कारणवश शंभूनाथ जी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तत्पश्चात जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की थी, 3 शादियां, लेकिन इनकी तीनों ही पत्नियों की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात इनके छोटे भाई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। अचानक हुए इन सब क्रम वाइज जो मृत्यु होती गई, इनकी वजह से जयशंकर प्रसाद जी अत्यंत ही टूट गए थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कथा साहित्य को अत्यधिक निखारा है। इनके जो लिखे हुए कथा साहित्य हैं, ये जो कहानीकार हैं, ये प्रेमचंद जी के समक्ष माने जाती हैं। इनकी कहानियों में हमें चरित्र की प्रधानता दिखाई देती है। इनकी कहानियाँ कैसी हैं? चरित्र प्रधान कहानियाँ। इनकी कहानियाँ चरित्र प्रधान हैं। चरित्रों की प्रधानता, उनको अत्यधिक विकसित रूप से दिखाना, उनके माध्यम से जो आसपास के माहौल को स्पष्ट करना, यह सब हमें इनकी कहानियों में दिखाई देता है। पात्रों के मध्य जो एक मानसिक द्वंद्व की भावना होती है, वो हमें इनकी कहानियों में प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। इनके जो कथानक इन्होंने लिए हैं वो ऐतिहासिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और सांस्कृतिक भी हैं। अर्थात इन्होंने किसी भी क्षेत्र को अपनी कहानियों में अनदेखा नहीं किया है। इनकी जो भाषा है वो इनकी कथानक देवस्थ है, आकाशदीप है। देवस्थ तथा आकाशदीप, इन कथा संग्रहों में जो इनकी भाषा हमें दिखाई देती है वो सामाजिकता का पुट लिए हुए है, उसमें सांस्कृतिकता है। ऐसी भाषा हमें इन कहानियों में दिखाई देती है। इसके अलावा इनकी 2 कहानियां हैं, मधुआ तथा छोटा जादूगर। ये जो 2 कहानियां हैं वो बाल मनोविज्ञान को लेकर लिखी गई हैं। इन दोनों कहानियों की जो भाषा है वो अत्यंत ही सहज, सरल और स्वाभाविकता का पुट लिए हुए है। इनकी भाषा इतनी सरल है कि वो आसानी से अपने भावों को व्यक्त कर देती है। इनके प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। इनके कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये सब क्या हैं? ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। इन्होंने अपने समय में केवल एक निबंध लिखा। उसका निबंध का नाम है काव्य कला। निबंध है काव्य कला। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जो कि फेमस है, आपने पहले उसका अध्ययन किया होगा। इनके महाकाव्य का नाम है कामायनी। इन्होंने जो महाकाव्य लिखा उसका नाम है
कामायनी। इसके अलावा इन्होंने काव्य संग्रह लिखे हैं सामान्य। उनका नाम है झरना, आंसू तथा लहर। इनके काव्य हैं झरना, आंसू तथा लहर। ये जयशंकर प्रसाद जी की कुछ काव्य रचनाएं हैं। इनके 3 उपन्यास हमें दिखाई देते हैं, वो है कंकाल, तितली तथा इरावती। ये तीनों क्या है? इनके उपन्यास। इतनी हमें जो कहानी, निबंध, साहित्य इत्यादि की रचनाएं हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की प्राप्त होती हैं। अपनी इन साहित्यिक रचनाओं का सफ़र पूरा करते हुए सन 1937 ईस्वी में मात्र 47 वर्ष की आयु में जयशंकर जी प्रसाद जी का देहावसान हो गया। इनकी जो कहानियाँ, कथाएं हैं उनमें हमें प्रेम, राष्ट्रभक्ति, त्याग, यह सारी भावनाएं नजर आती हैं। शिल्प विधान की दृष्टि से भी इनकी जो कहानियां हैं वो प्रेमचंद जी के कथानक से कहीं ऊपर हमें दिखाई देती हैं। इनकी कहानियों में पात्रों का संयोजन अत्यंत ही सशक्त रूप से किया गया है। इसी के आधार पर अब हम अध्ययन करते हैं अपनी कहानी मधुआ का। मधुआ कहानी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे 4 किरदारों के बारे में। एक जमींदार है जो कि अपनी सामंती व्यवस्था में जकड़ा हुआ है। लोगों की जो उनकी स्थिति है उस पर कहानियाँ सुनना और उससे उसका मनोरंजन होता है। उसी के द्वारा कहानियाँ शराबी से सुनते हुए वह पैसे उन्हें शराबी को देता है। दूसरा किरदार है एक शराबी का जो कि कोई भी काम धंधा नहीं करता है और कहानियाँ सुनाकर कुछ पैसे कमा लेता है तथा वह शराब में ही सारे पैसे खर्च कर देता है। तीसरा किरदार है मधुआ का। मधुआ जो कि एक बच्चा है, बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा कुपोषित टाइप बच्चा है, जो कि मजदूरी करता है समय पर लेकिन खाना नहीं मिलता, अत्यंत अभावग्रस्त है। तीसरा किरदार है ठाकुर साहब के जमादार का जिसका नाम लल्लू है। उसके किरदार का ज़्यादा अध्ययन हमें कहानी में देखने को नहीं मिलता है। तो बात करते हैं कहानी मधुआ की। मधुआ कहानी का आरंभ होता है जहाँ पर शराबी ठाकुर सरदार सिंह के पास गया है और उन्हें कहानी सुनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। वह उनसे यह मिन्नतें करता है कि उसे बहुत दिन से उसने शराब नहीं पी है। शराबी को शराब पीने की बहुत ही ज़्यादा लत है। वो किसी भी तरह से पैसे कमाकर और शराब को पीना चाहता है। ठाकुर सरदार सिंह को किस्से कहानियाँ सुनने का अत्यंत ही शौक़ है, तो वह शराबी ठाकुर को किस्से कहानियाँ सुनाता रहता है तथा उनसे पैसे लेकर शराब पी लेता है। वह कहता है कि आज 7 दिन हो गए, पीने की कौन कहे, छुआ तक नहीं है। लेकिन सरदार सिंह कहते हैं कि तुम्हारे कपड़ों से तो महक आ गई है। लेकिन शराबी कहता है कि नहीं, वह तो मेरे कपड़ों पर शराब गिर गई थी, उसी की महक है। सर ठाकुर साहब हंसकर उसे बोलते हैं कि तुमने पिछली बार मुझे एक गडरिये वाली कहानी सुनाई थी जिसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल किससे भर दिया था? मोतियों से। लड़की ने भुट्टे के दाने मांगे थे लेकिन आसफुद्दौला ने उस लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया। तो ऐसी ही कोई कहानी सुनाओ, क्या ये सच है? तो शराबी कहता है कि गरीब लड़की ने तो उसे चबा लिया, वह उसे चबाकर थू थू करने लगी। इस पर सरदार सिंह हंसने लगे। भला मोतियों को भी कोई चबाता है क्या? उन्हें भुट्टे के दानों और मोतियों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? तब शराबी कहता है कि हम गरीब क्या जाने कि भुट्टे के दाने क्या
क्या है और मोती क्या है, इनमें फ़र्क एक भूखे को दिखाई नहीं देता। यहाँ पर एक अभावग्रस्त एक लड़की जो कि भूख से बेहाल है, उसका चरित्र चित्रण एक तरह से किया गया है कि जो भूखा है उसको भूख के मारे जब भोजन चाहिए हो तो उसके लिए मोतियों की उसके सामने कोई कीमत नहीं होती है। ऐसी कहानियों में ठाकुर सरदार सिंह को बड़ा ही मनोरंजन मिलता है। वह शराबी को कहता है कि तुमने अब तक मुझे शहजादों के दुखड़े, महल की बेगमों, उनके निष्फल प्रेम, उनकी करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ सुनाते हो। तुम कोई हंसने वाली कहानी सुनाओ तो मैं तुम्हें अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। लेकिन शराबी कहता है कि मैं तो अपने आसपास केवल पीड़ा ही देखता हूँ, मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ, उनके पागलपन को भुलाने के लिए ही तो शराब पीता हूँ, तो मुझे ऐसी ही कहानियाँ आती हैं। लेकिन ये सब बातें सुनते हुए ठाकुर साहब ऊँघने लगते हैं। वो एकदम से उठते हैं और शराबी को कहते हैं कि वो अपने जमादार लल्लू को वहाँ पर भेज दें। शराबी को वे 1 रुपया दे देते हैं। शराबी 1 रुपया उठाकर जब लल्लू को ढूंढते हुए बाहर वाली कोठरी के पास पहुंचता है तो उसे एक बच्चे के रोने की, सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे कि जमादार डांट रहा है। उसे डांटते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो? कुंवर साहब ने तुम्हें 2 लात ही तो लगाई हैं, गोली तो नहीं मार दी। जब बच्चा यह सुनकर हिचकियों के साथ रोना शुरू करता है तो लल्लू उसे कठोरता से डांट देता है और कहता है कि मधुआ, जा सो रहे, नखरे मत कर, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा। शराबी चुपचाप यह सुनता रहता है, लेकिन लल्लू इतने में उस बच्चे को कोठरी से बाहर भगा देता है। बच्चा डरा सहमा कोठरी से बाहर आ जाता है। शराबी क्या देखता है कि बच्चे के गोरे मुंह पर आंसू की बूंदें ढुलक रही हैं। वह बड़े ही प्यार से बच्चे का मुंह पोंछता है और अपने साथ लेकर चल पड़ता है। बच्चे को सहानुभूति का एहसास होता है तो वह चुप हो जाता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाने पर फिर से सिसकने लगता है। जब शराबी उसे सिसकने का कारण पूछता है तो वह बताता है कि उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया है। वह कुंवर जी के साथ ही सुबह से लगा हुआ है, 7 बजे वापस आया है, 9 बजे तक भी कुछ काम किया और रोटी नहीं मिली। जब यह बात जमादार से कहने गया तो जमादार ने उसे डांट दिया। यह बताते हुए बच्चा फिर से रोने लगा। शराबी को यह सुनकर उस पर अत्यंत ही दया आ गई। वह उसे एक गंदी सी कोठरी में ले गया। यह कोठरी शराबी की थी। वहाँ पर उसने फटे हुए पुराने से कंबल के नीचे कुछ ढूंढा। मिट्टी की एक ढेबरी जलाकर उसने ढूंढा तो उसे एक परांठे का टुकड़ा मिला। उसने बच्चे को वह देते हुए कहा कि तुम यह खाओ, तब तक मैं कुछ ले आता हूँ। अब शराबी के दिमाग में उसी बच्चे के बारे में ही बातें चली जा रही थी। वह ऐसे भागा जैसे वह 1 रुपये में बहुत सामान खरीद कर आ जाएगा। कभी वह सोचता है कि वो चाय खरीद ले, कभी सोचता है पकौड़ी खरीद ले, कभी सोचता है आलू मटर खरीद ले। उसकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो 1 रुपये में सब कुछ खरीद ले और उस बच्चे के लिए ले जाए। यही सोचते सोचते वह मिठाई की दुकान के सामने पहुंच जाता है। वहाँ से वह मिठाई, पूरी, नमकीन ये सब लेकर जल्दी से जल्दी दौड़ने लगता है ताकि वह अपनी कोठरी में जल्दी जल्दी पहुंच जाए। कोठरी में पहुंचकर वह बच्चे के समक्ष पूरी थाली सजा देता है और कहता है कि नटखट हंस रहे हो, सौंधी बास नाक में पहुंची न, लो अब यह खा लो। दोनों एक अच्छे मित्रतापन निभाते हुए बहुत समय पर मिलने वाले मित्रों की तरह बैठकर खाते हैं। बच्चा उसी सीलन भरी जगह पर शराबी का एक कोट ओढ़कर सो जाता है और शराबी भी कंबल तान कर लेट जाता है। लेकिन वह तब भी उस बच्चे के बारे में ही सोचता रहता है। वह बच्चे के बारे में लगातार सोचता है। कभी तो सोचता है कि मैं इसे भगा दूं, कभी सोचता है कि मैं इसे रख लूं, इसकी चिंता भी करता है। लेकिन यह सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। तब वो देखता है उठकर बच्चे को। सुबह जब उठता है तो अपनी कोठरी में देखता है उस प्यारे से मासूम से बच्चे को। उसे ये लगता है कि क्या निर्दयता की है सृष्टि ने इस बच्चे के साथ। अब इस बच्चे के बारे में सोचते हुए वह कहता है कि मुझ में इतनी माया ममता अचानक
कैसे आ गई? मैं तो केवल बोतल के बारे में सोचने वाला बंदा हूँ, तो मैं इस बच्चे के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये कैसा इंद्रजाल इसने मेरे जीवन में रच दिया है। अब मैं क्या करूँ कि हम दोनों का पेट भरे। यह सोचते सोचते वह देखता है कि बालक अंगड़ाई लेने लगा है। वह उठकर बैठ गया है। शराबी उसे कहता है कि उठकर कुछ खा ले और अपनी राह देख। यही कहते हुए वह उसका नाम पूछता है। बालक हंसते हुए बोलता है, मधुआ। बालक का नाम क्या है? मधुआ। वह कहता है, भला हाथ मुंह भी ना दूं, खाने लगूं और जाऊंगा कहाँ? तब शराबी बोलता है कि भले भाड़ में जा। यह सोचता हुआ वह घर से झल्लाने लगता है और उसे बोलता है, ले बाजी, मैं लौटूंगा ही नहीं, तुम ही रहो इस कोठरी में। वह यह सोचता हुआ गोमती नदी के किनारे गया चला। वहाँ पर उसने हाथ मुंह धोया। तभी उसे कहीं से किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। जब वह पीछे पलट कर देखता है तो उसे अपना कोई पुराना मित्र राम जी दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि तुमने अपनी सान मेरी कोठरी में धर रखी है, जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ। तुम अपनी सान को वापस ले जाओ अथवा मैं उसे बाहर उठाकर फेंक दूंगा। राम जी को कहता है कि नहीं, मैं उसे उठा लेता हूँ। शराबी सोचता है कि इस सान को बेचकर ही क्यों ना कुछ दिनों तक काम चला लिया जाए। राम जी उसके साथ चले जाते हैं और अपना जो कल है वहाँ से उठा लेते हैं। कल एक मशीन है, सान देने की मशीन। और सान क्या है? वह जिससे कि औजारों को तीखा करने का काम किया जाता है, वह पत्थर। अब जो शराबी है वह उस कल को उठाकर अपने घर वापस आ जाता है और बच्चे को पूछता है कि तुमने कुछ खाया? बच्चे ने कहा, हाँ मैंने भी खाया है और तुम्हारे लिए भी रख दिया है। यह कहकर वह मधुर हंसी हंसने लगता है और शराबी को वह बहुत ही अच्छा लगता है। शराबी कुछ क्षण चुप रहता है, फिर चुपचाप जलपान करने के बाद यह सोचता है कि यह भाग्य का ही संकेत है जो मुझे फिर से कल मिल गई है। इसे लेकर मैं सान देने का काम कर लूँगा और दोनों का पेट भर लूँगा। यह सोचकर वह मधुआ से बात करता है कि मधुआ, अब तुम कहाँ जाओगे? वह कहता है कि कहीं नहीं। तो फिर शराबी बोलता है कि यहाँ कौन सा जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें खिलाता रहूं? तब तो कोई काम करना चाहिए, करोगे? वह कहता है, जी करूँगा। शराबी कहता है, क्या तुम मेरे साथ साथ घूमोगे? यह कल तेरे लिए लाया हूँ, आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। मेरे साथ पेड़ के नीचे रात बिता सकोगे ना? बच्चा बोलता है, कुछ भी कर लूँगा, कहीं भी रह लूँगा, लेकिन उस ठाकुर की नौकरी तो बिल्कुल नहीं करूँगा। यह कहते हुए बालक की आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखाई देता है, जिसे शराबी की नज़र से नहीं बचा पाता। शराबी देखता है कि बालक इस मामले को, इस बात को लेकर अत्यंत निश्चय से यह बात कह रहा है। अब शराबी मन ही मन यह सोचता है कि अब तो मुझे भी शराब ना पीने की सौगंध लेनी ही पड़ेगी। उसने साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरा। एक गट्ठर सामान का बनाया, दूसरा कल का हुआ, तो 2 उसके गट्ठर तैयार हो गए। शराबी ने पूछा, तो किसे उठाएगा? उसने कहा, जिसे कहो। शराबी ने कहा, अच्छा, और तेरा बाप जो मुझको पकड़ ले? उसने कहा, कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि मेरा बाप तो मर चुका है। शराबी ने आश्चर्य से उसका मुंह देखा और कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी और दोनों ही कोठरी छोड़कर चल पड़े एक नए सफ़र की ओर। तो ये कहानी है मधुआ। मधुआ कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें कि एक शराबी के मनोभाव भी एक बच्चे के अभाव को देखकर, उसकी मनोभावनाओं को देखकर बदल जाते हैं और वो अपनी शराब पीने की लत को भी छोड़ देता है। कहाँ तो वह कोई भी काम धाम नहीं करता था, लेकिन कहाँ एक बच्चे की मासूम सी एक प्यारी सी हंसी ने उसे एक जिम्मेदार इंसान बना दिया तथा वह शराब को छोड़कर, उन पुराने किस्से कहानियों को छोड़कर अपने काम पर लग जाता है। तो ये है आज की कहानी मधुआ। नेक्स्ट अपने क्लास में हम अध्ययन करेंगे इस कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा का। तो मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।